बैंकिंग और फाइनेंशियल्स यहां पर तो जबरदस्त एक्शन बना ही है, बट एक और ट्रिगर है जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स में एक्शन बन रहा है। कुछ बैंक स्टॉक्स और एक स्पेशली लिस्टेड स्टॉक इसी स्पेस का, क्रेडिट कार्ड बढ़ रही है, क्रेडिट कार्ड की शॉपिंग। आइए जानते हैं इस ट्रेंड के बारे में देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से हम रिकवरी देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में, और साथ ही अगर आप बैंकिंग स्पेस भी देखें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो रिटेल स्पेस है, क्रेडिट कार्ड स्पेस है, यहाँ पे काफी अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का डेटा देखते हैं तो अगस्त के महीने में क्रेडिट कार्ड्स की जो स्पेंडिंग है वो सालाना आधार पर करीब 54% तक बढ़ती हुई दिखी है। मंथ ऑन मंथ पे अगर आप देखते हैं तो करीब 5% तक की जो बढ़त है वो हमें इस बार आती हुई दिखी है। अगस्त में टोटल मिला के सारे भी जितने भी क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग होती हुई दिखी वो करीब 78,000 करोड़ के आसपास होती हुई दिखी थी। इसके साथ ही अगर आप जुलाई का ट्रेंड देखें तो करीब 75,000 करोड़ थी, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन होता हुआ दिखा था उसके प्री लेवल्स पर पहुंच चुकी है। उससे भी ज्यादा इस बार क्रेडिट कार्ड्स की जो स्पेंडिंग है वो आती हुई दिख रही है। अब अगर आप देखें तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, स्पीसीज हैं जहां पे हमने स्पेंडिंग सबसे ज्यादा होती हुई दिखी है। HDFC बैंक क्योंकि एक मार्केट लीडर है, यहां पे भी आप देखिए इस बार करीब 20,600 करोड़ का जो स्पेंडिंग है वो आता हुआ दिखा था। इसके साथ ही ICICI बैंक इस बार SBI कार्ड्स को भी लीड करता हुआ दिख रहा था, सेकंड पोजीशन पर है जहां पे 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो स्पेंडिंग है वो इस बार आती हुई दिखी। और साथ ही SBI क्रेडिट कार्ड्स यहां पे आप नजर रखें जहां पे करीब 14,500 करोड़ तक की जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो इस बार आती हुई दिखी थी। और आखिर में एक्सिस बैंक, यहां पे भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये अपने क्रेडिट कार्ड स्पेस मार्केट को काफी बड़ा करती हुई दिख रही है। 6,800 करोड़ के आसपास की जो स्पेंडिंग है वो इस बार होती हुई दिखी है। धीरे धीरे जितनी भी बैंक्स हैं, स्पेसेस हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ाती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम बढ़त होती हुई दिखी है, वैल्यू में भी इस बार काफी अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है। और जिस तरह से फेस्टिव ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो स्पेंड्स हैं वो और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जहां पे भी रिटेल का फोकस ज्यादा है, जैसे कि ICICI पर आप नजर रखें, SBI कार्ड्स है, HDFC बैंक है, वहां पे अब आगे चल के अच्छे नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल, तो नजर रखिए क्रेडिट कार्ड्स और HDFC बैंक भी अब राहत में आ गया है क्योंकि ये वापस क्रेडिट कार्ड्स इशू कर पा रहे हैं। ICICI बैंक पर आपका होना चाहिए फोकस, बट ऑफ कोर्स इस स्पेस की सोल लिस्टेड कंपनी SBI कार्ड्स, इस पर क्या करना है? सिद्धार्थ जी, मुझे याद है आपकी भी फोकस लिस्ट में रहा है। आई थिंक अभी 1-2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी 1200 के टारगेट के साथ। SBI कार्ड्स क्या व्यू है सिद्धार्थ जी, स्पेशली जिस तरह से अब खरीदारी बढ़ रही है फेस्टिव शॉपिंग की? बिल्कुल, फेस्टिव का मौसम है और SBI कार्ड अव्वल नंबर में रहेगा। HDFC जो इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था सेल्स कार्ड्स का, उसका तो फायदा मिला ही मिला है। साथ ही साथ जो सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस है वो जो बंद हो चुका, उसके कारण भी SBI कार्ड्स को बहुत बड़ा फायदा मिला है। मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव होते जा रहे हैं। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव है SBI कार्ड पे। हमें लगता है कि ये फेस्टिव सीजन का फायदा, साथ ही साथ जो अनलॉकडाउन हो रहे हैं, ट्रैवल वगैरह वगैरह जो बढ़ते जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और यूनिक बिजनेस, एकमात्र कंपनी जो लिस्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव है हम SBI कार्ड्स पे। बहुत ही पॉजिटिव व्यू है सिद्धार्थ जी का SBI कार्ड्स पर। बाजार को भी पसंद है, काउंटर ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है, एंड ऑफ कोर्स इनका कारोबार भी बढ़ रहा है। तो सभी तरह से देखें तो मूव अच्छी आ रही है और आज के वीक बाजार में भी SBI कार्ड्स आपको एकदम स्टेबल दिख रहा है। 1100 के करीब सपाट एक्शन इस पर। MCX ये काउंटर है जिस पर अच्छी मूव आई है, हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर भी डाली थी इसके बारे में। जय, जरा MCX के चार्ट्स देखकर बताएं, आज 1700 के ऊपर गया और लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है। क्या है अगली मूव MCX की? दीपांशु, MCX में बहुत ही बढ़िया हमें प्राइस एक्शन देखने मिला है। वॉल्यूम्स लोअर लेवल से बहुत ही अच्छे देखने मिले हैं और ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हम ब्रेक डाउन दे। एज ऑफ नाउ ये अभी भी वो रेंज में ही है, हायर एंड ऑफ द रेंज अगर हम देखें सो 1840 1850 की रेंज बनती है। सो यहाँ से भी आपको लगभग 7-8% का मूव तो MCX में देखने मिल ही सकता है दीपांशु। ऑन द डाउन साइड इमीडिएट बेसिस पर अगर हम सपोर्ट देखें ये स्टॉक का, तो 1650 से लेकर 1600 की रेंज है जो बहुत ही अच्छी सपोर्ट रेंज है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफे हमें 1840 तक के लेवल्स MCX में देखने मिलने चाहिए। देयर आफ्टर लेट्स सी कि ये रेंज कभी और कैसे ब्रेकआउट होती है। इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रॉडली ये रेंज बनी है 1400 से लेके 1840-50 तक की, ये 450 पॉइंट की रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। सो वो पोजिशनली अगर किसी के पास है सो डेफिनेटली इसमें बने रहे। स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिख रहे हैं लोअर लेवल से, बट शॉर्ट टर्म में 1650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1840 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए MCX 1840 के टारगेट्स के लिए। थोड़ी गिरावट बढ़ रही है इस समय बाजार में,
करीब 1% नीचे हैं बाजार, 550 अंक नीचे सेंसेक्स आपको दिखेगा। निफ्टी भी आपको करीब 250 अंक नीचे दिख रहा है और 200 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक पर है। फाइनेंशियल्स उतने बुरे नहीं है जितना रेस्ट ऑफ द मार्केट है, बट ऑफ कोर्स बाजार में गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, हमने बजाज ऑटो बेचा था, वो लगभग 25 रुपए नीचे है। अभी अभी हीरो मोटोकॉर्प ने 2800 का लेवल तोड़ा है, 2795 94 का करंट भाव है। मुझे यहाँ पर एक फ्रेश डाउनफॉल की शुरुआत दिख रही है, तो इसको बेचे। 2720 का टारगेट, 2810 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। ऑटो काउंटर्स थोड़ा वीक होते हुए दिखे हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर आपने बड़ी वीकनेस आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो पर भी अभी थोड़ी देर पहले सेल कॉल आते हुए दिखा था, तो वहां पर भी वीकनेस बन रही है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मेटल काउंटर्स में आज कमजोर दिन है। इंडसइंड बैंक ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिख रही है। किरण जी, इंडसइंड बैंक ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर ही हमने एक बड़ी मूव भी आती हुई देखी थी जब इसके अपडेट्स आए थे। कल के सेशन में काफी एक्टिव था और आज पूरा ऑपोजिट दिख रहा है। इंडसइंड बैंक पर क्या राय बनती है किरण जी? देखिए, इंडसइंड बैंक में थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए। 1180 1200 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और उसके विपरीत 1100 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बीचों बीच हमने लगभग 15 दिन बिताए हैं, तो मेरा मानना है कि इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। इसके ऊपर या नीचे एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ खास मूव देखने को मिलेगी, तो मेरा मानना है कि अभी अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। प्रदीप, मेरे पास एक बहुत अच्छा कॉल है जिसने ब्रेक डाउन दे चुका है, तो उसके लिए प्लीज बिगुल बजवाइए। बिगुल आपके लिए तैयार है किरण जी? बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर। शानदार ब्रेकडाउन है अपोलो हॉस्पिटल में। हमने एक पिछले 8 दिन पहले एक वर्टिकल क्रैक देखी थी 5100 से लेके लगभग 4400 तक, और उसका जो बाउंस बैक आया था बिल्कुल मामूली सा था, फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी नहीं था। और जिस तरीके से ये इसने क्रैक किया है, मेरा मानना है कि अगले 3 दिनों में ये 4200 के लेवल्स टेस्ट करता नजर आएगा। इसके आसपास के 4375 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इधर बिकवाली की सलाह है। 4420 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 4200 के आसपास के टारगेट से उधर रिव्यू लेने की सलाह है, क्योंकि जो पैटर्न है वो डाउन फ्लैग का पैटर्न है। इसके साथ साथ जो पहला फॉल आया था उसमें हमने पहले हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखा था, तो 2 पैटर्न्स जो नेगेटिव है इसके साथ अगर चलते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल में अच्छी खासी गिरावट आपको आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नीचे वाला थोड़ी गिरावट आ रही है और थोड़ा रोटेशन जो इस समय बाजार पर चल रहा है वो क्लियरली एविडेंट है। जिस तरह से इन सारे स्टॉक्स पर आप वीकनेस बनते हुए देख रहे हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल्स इस पर आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। एबी फैशन कल के ट्रेड में काफी एक्टिव था, अब अगर आप देखें तो 5.5% की गिरावट एबी फैशन में भी आपको आती हुई दिखेगी। नजर रखिए इस काउंटर पर। फिलहाल वायदा कारोबार का है टॉप लूजर। पर एक स्टॉक जो रुकने का नाम नहीं लेता, बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाए ये स्टॉक हमेशा ऊपर ही ऊपर आपको जाते हुए दिखता है। IRCTC नजर डालिए इस पर। आज की वीकनेस में भी होल्ड कर रहा है, बल्कि 6% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है IRCTC। रोजाना नए रिकॉर्ड्स, और क्या है इस तेजी की वजह और क्या ये होल्ड करते हुए दिख सकती है? आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण। डेफिनेटली दीप होल्ड तो करेगा, और मेरे ख्याल से ना सबसे पहले तो ना इस काउंटर का जो रिक कोड है ना, हाँ। जो NSE BSE उसको चेंज करना चाहिए। 100%। बुलेट रख दो जिस स्पीड से चल रहा है, या रॉकेट। हाँ, रॉकेट या बुलेट रख दो इसका, क्योंकि जिस स्पीड से दीप पे चल रहा है इसको ट्रेन तो कह ही नहीं सकते। डेफिनेटली बुलेट ट्रेन कहेंगे तो सही होगा। और लगातार तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। आज तो 4500 के आसपास जो है वो ये काउंटर पहुंच चुका है। और मुझे याद है अक्टूबर 2019 में जब इस कंपनी का IPO आया था 320 रुपए के आसपास इश्यू प्राइस था, डबल पे लिस्ट हुआ था, लेकिन इश्यू प्राइस से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक करीब 13 गुना हो चुका है। इनफैक्ट 26 फरवरी को स्टॉक जो है वो FNO में आया था, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 160% के आसपास की रैली जो है वो देखी गई है। 30 जुलाई को कंपनी ने ऐलान किया था कि वो स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं।
तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक दुगना हो चुका है, यानी 90 to 95% के आसपास की तेजी आई है, तो ऑलमोस्ट दुगना ही समझ के चलिए। तो रिटर्न्स के लिहाज से देखें ना दीप, तो इसमें परसेंटेज तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स में रिटर्न्स देखने मिले इस काउंटर में, इस तरह की गजब की तेजी देखी गई है। अब ये क्यों हुआ है, ये सबसे पहले आपको समझना है। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस कंपनी को हुआ है ना, वो अनलॉक का हुआ है, क्योंकि अनलॉक हुआ तो लोग कहीं ना कहीं सब जगह सारे डेस्टिनेशन जो है लोगों ने जाना शुरू कर दिया, कुछ घूमने जा रहे हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है ना कि अनलॉक हुआ, और अनलॉक जो हुआ वो आपके देश के अंदर हुआ, विदेश जाने का मौका आपको ज्यादा मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो देश के अंदर घूम रहे हो, देश के अंदर जाहिर सी बात है आप प्लेन से कम जाएंगे, ट्रेन से ज्यादा जाएंगे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो बुकिंग्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिला। इसके अलावा कोविड के चलते आपको याद होगा इस कंपनी का जो केटरिंग का कारोबार था वो बंद पड़ा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी का केटरिंग का कारोबार जो है वो भी जोर पकड़ेगा, उसका भी एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलेगा। फरवरी 2021 में इस कंपनी ने एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया था iPay नाम से, तो वो जो पेमेंट गेटवे है उससे भी इस कंपनी को काफी फायदा हो रहा है। जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस इस कंपनी के हो रहे हैं उसमें 20% के आसपास जो है वो इस पेमेंट गेटवे जो iPay है उससे हो रहे हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास पर डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसका इस कंपनी के मार्जिन्स में बहुत बड़ा फायदा होता है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिल रहा है। और देखिए, जैसे जैसे अनलॉक हो रहे हैं ना, ये कंपनी काफी सारे नए पैकेजेस ला रही है, काफी सारे नए रूट्स पे अपनी ट्रेन चला रही है। अगर आप मिसाल के तौर पे देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये कंपनी देखो अपना देश नाम से एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च कर रही है टूरिज्म सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। 8 अक्टूबर से भारत दर्शन के लिए नई ट्रेन जो है वो लॉन्च करने वाली, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ धार्मिक ट्रेनें भी कंपनी लॉन्च कर रही है। अगर आप धार्मिक ट्रेनें देखेंगे तो 17 दिवसीय जो दौरा है वो 7 नवंबर से दिल्ली से चालू होने वाली ये जो ट्रेन है, और रामायण यात्रा जो है वो ये कंपनी शुरू करने वाली है। तो आपको अगर इंडिया घूमना है ना तो आप IRCTC की ट्रेन में बैठ जाइए, हर कोने में IRCTC की ट्रेन पहुंच चुकी है और आपको घुमा देगी अच्छे खासे में। नो डाउट पैसे थोड़े ज्यादा लेगी लेकिन पहुंचा जरूर देगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसका इंपैक्ट IRCTC पे देखने मिल रहा है। जो क्रूज बुकिंग है वो भी इस कंपनी ने चालू कर दी है, तो उसका भी इंपैक्ट है। और वो इग्जीगो माना जा रहा है कि उसका IPO आने वाला है, और मेरे ख्याल से IRCTC के बाद सबसे बड़ा जो ट्रेन ट्रैवलिंग की बुकिंग का करता है वो इग्जीगो ही करता है, और उसको वैल्यूएशंस काफी बेहतर मिल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिल रहा है। तो दीप, कितने सारे ट्रिगर्स में कुछ और भी जोड़ देते, मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं IRCTC में तेजी है। और एक ट्रिगर है दीप, बताओ, एक टेक्निकल ट्रिगर है, बताए। जब भी FNO के बैन में नहीं जाता है ना चलता है। अभी FNO के बैन में नहीं है, इसके लिए भाग रहा है, कब बैन में आ जाएगा पता नहीं। आशीष से जानेंगे थोड़ी देर में क्या IRCTC लिस्ट में आ रहा है कि नहीं। पर सिद्धार्थ जी, ढेरों ट्रिगर्स हैं, आपकी लिस्ट में भी लगातार रहता है। IRCTC रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अब 4500 के करीब, क्या करें सर? बिल्कुल होल्ड रखना है दीपांशु, और आपने सही पहचाना, 2200-2300 के प्राइस से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं और अभी भी बरकरार है, होल्ड है, क्योंकि IRCTC मिनी रत्न कंपनी, और मेरे हिसाब से वरुण ने सारा विश्लेषण तो कर दिया, बट ये सिर्फ एक केटरिंग कंपनी या वाटर बॉटलिंग या रेलवे टिकटिंग कंपनी नहीं रहेगी, ये टूर एंड ट्रैवल की कंपनी बन जाएगी। जिस हिसाब से उन्होंने क्रूज वगैरह वगैरह जो चालू किया है, बहुत ही दमदार कंपनी है। मैं मानता हूं कि डिजिटल स्पेस की ये नई कंपनी बहुत ही बेहतरीन और धमाल कर सकती है। कोई कह नहीं सकता ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, प्राइवेट ओरिएंटेड कंपनी ऐसी लगती है। और IRCTC दमदार स्टॉक बने रहे, छोड़िएगा मत। IRCTC दमदार स्टॉक है ये, इस पर रखें नजर। इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर भी रखें नजर। टेलीकॉम में 100% FDI के लिए जो नोटिफिकेशन था उसको जारी कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट के जरिए अब 100% FDI टेलीकॉम में आ सकता है। ये ऑलरेडी हमें बाजार को पता था, पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है जहां तक टेलीकॉम स्टॉक्स का सवाल है। इस समय नजर रखिए इन सभी काउंटर्स पर। आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया भी सुबह से थोड़ा सुस्ती बैठा हुआ है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में भी कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं है। भारतीय एयरटेल के जो राइट्स एंटाइटलमेंट है, ऑफकोर्स वहां पर आपने काफी बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है, बट थोड़ी सुस्ती आ रही है। खबर ऑलरेडी बाजार को मालूम थी, बट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% FDI अब टेलीकॉम में आते हुए दिखेगा आपको। आइए, एक कॉल सिद्धार्थ जी देने के लिए हैं तैयार, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। टीबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। देखिए, सीमेंट कंपनी लाइमलाइट पे आ रही है,
सभी जगह भाव बढ़ने लगे हैं, सीमेंट बैग्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी तो फोकस में आ चुका है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ में काम करने वाली ये कंपनी है। डेक्कन सीमेंट पे खरीदारी की राय है। कर्ज मुक्त कंपनी, नेट डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और बहुत ही शानदार नंबर्स आ रहे हैं। एक्सपेंशन प्लान है 2.2 मिलियन टन का और बाय FY24 और ये भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अप्रूवल वगैरह गवर्नमेंट से आ चुका है। बैलेंस शीट दमदार और स्ट्रॉन्ग, हाई डिमांड है। FY22 का अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो FY21 के वॉल्यूम्स को भी बीट कर जाएगा। बहुत ही मजबूत कंपनी, 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का आप उम्मीद लगा सकते हैं डेक्कन सीमेंट में। पहले हमारे टारगेट थे इस पे 750 रुपए जो आज ट्रेड कर रहा है, अब रिवाइज टारगेट ले आया हूं 1000 रुपए का, 1000। डेक्कन सीमेंट में आपको करनी है खरीदारी, ये आपके लिए एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, सीमेंट काउंटर्स एक एक करके आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं और अब डेक्कन सीमेंट ये है आपके लिए खरीदारी की राय। अभी थोड़ी देर पहले सिटी साहब भी आपको कह रहे थे कि नजर रखिए NCL इंडस्ट्रीज पर एक और सीमेंट काउंटर। तो जो प्राइस हाइक्स की आज खबर आती हुई दिखी थी उसकी वजह से सीमेंट स्पेस पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और काफी सारे कैश स्टॉक्स हैं सीमेंट के जो आपको इन पर्टिकुलर मूवमेंट दिखा रहे हैं। इस बीच जो ये टेलीकॉम की खबर आई है, वोडाफोन आइडिया तो थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, टाटा कॉम पर भी आपने थोड़ा सा एक्शन बनते हुए देखा है और इंडस टावर्स भी यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्शन दिखा रहा है। तो नजर रखिए टेलीकॉम से जुड़े इन काउंटर्स पर जो थोड़ा फोकस आपको बनते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया निचले स्तरों से थोड़ी मूव आई है, टाटा कॉम यहां पर थोड़ी मूव आई है और इंडस टावर्स यहां पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। जय, एक व्यू जरा इंडस टावर्स पर भी दें क्योंकि इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के डेवलपमेंट से ये भी कनेक्टेड है। ये 312-310 के लेवल्स के आसपास 3-4 दिनों से है, क्या राय बनती है सर इंडस टावर्स पर? दीपांशु, बिल्कुल इंडस टावर में बहुत ही एक शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है। लोअर लेवल से अगर हम देखें तो 210-215 के लेवल से एक यूनिडायरेक्शनल मूव हमें 330 तक देखने मिला। तो आप मान सकते हैं कि 50% स्टॉक चल चुका है लोअर लेवल से ऑलमोस्ट और बहुत ही स्ट्रांग मूव आया है दीपांशु। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपवर्ड स्टॉपिंग जो चैनल है वो चैनल के हायर एंड से ये स्टॉक रिवर्स हुआ है शॉर्ट टर्म में, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो सकता है दीप, ये फॉर श्योर। बट मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर इसमें डिप देखने मिली टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 300 तो इसमें खरीदे। ये लेवल्स नहीं, तो 300 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदे, बिकॉज एक और दफे 330 के पार जाना चाहिए एंड देयर आफ्टर आपको टारगेट्स दिखेंगे लगभग 350-360 के। सो 350-360 के इसमें एक शॉर्ट टर्म टारगेट्स निकल कर आ रहे थे पांशु, बट देन 310 पर अगर आता है तो वो अच्छा लेवल रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो लेवल्स अच्छे बनेंगे। उसका कारण ये है कि इसका अगर मिनिमम 40% रिट्रेसमेंट लेवल भी देखते हैं तो 285-86 के आसपास बन रहा है। सो 300 के आसपास आप खरीदते हैं तो 285 का स्टॉप लॉस रहेगा, 350-360 के टारगेट्स बनेंगे। तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स। ऑफ कोर्स वोडाफोन पर तो रखिए नजर, सबसे ज्यादा जब भी कोई टेलीकॉम संबंधित पॉजिटिव खबर आती है आप वोडाफोन पर ही डालते हैं नजर, बट इनडायरेक्टली इसके फॉर्च्यून्स इंडस टावर्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो इंडस टावर्स को भी हो सकता है फायदा। नजर रखिए इस पर भी। IDFC फर्स्ट बैंक एक और काउंटर जो काफी क्लोजली लिंक्ड है वोडाफोन के फ्यूचर के साथ। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है सन टीवी के अंदर इतने वीक मार्केट के अंदर भी सन टीवी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है यहां पर एक अच्छे उछाल की संभावना है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, होल्ड आउट कर रहा है दीपांशु और मार्केट के साथ बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, तो सन टीवी में हमारी खरीदारी की राय है। 530 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ 2 सत्र पहले, उसके ऊपर टिका हुआ है। यहां पर आप 531,531 का एक स्टॉप लॉस रख लें 8-9 रुपए नीचे, और जो पहला टारगेट होगा वो 555,555 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 562 रुपए का खरीदारी की राय। 555-562 के टारगेट के खरीदारी की राय सन टीवी पर, इस पर रखनी है नजर रखनी है। सुमित जी के कॉल पर, आइए उनका करते हैं स्वागत एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेरे पास एक स्टॉक है और एक ऑप्शन है। तो पहले एक स्टॉक की बात करते हैं जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है, जहां मार्केट 150 पॉइंट नीचे है। मेरे पास एक बाय का स्टॉक है, 240 का भी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्रीज।
240 का अभी भाव है, इस पर खरीदारी करें। 229, 228 ये नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो ये स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 251 का पहला टारगेट होगा, 260 का दूसरा टारगेट होगा। 2 से 3 दिन में ये लेवल्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों के हायर लेवल्स, हायर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। तो 251 से लेके 260 तक का मूव एनसीएल इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। 229 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो 229 के नीचे का स्टॉप लॉस 228 पर लगा सकते हैं एनसीएल इंडस्ट्रीज। अभी सेठी साहब भी बात करके गए थे, 250 के टारगेट सेठी साहब के भी थे। 230 पर 230 का टाइम था और 230 का ही लेवल था जब सेठी साहब ने इसके बारे में बात करी थी और वहां से ऑलरेडी 240 को क्रॉस कर लिया है। पर सुमित जी भी आप कह रहे हैं कि 250 और उसके बाद 260 के टारगेट्स इस पर आते हुए दिखेंगे। बताएं सुमित जी, आपका एक्सपायरी का ऑप्शन। 5 एक्सपायरी का ऑप्शन का बात करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छी गिरावट आज देखने को मिली है, ऊपरी लेवल से एक अच्छा दबाव देखने को मिला है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी में एट द मनी स्ट्राइक प्राइस 37,600 का कॉल, जो कि 150-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 37,600 का कॉल 150-155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 50 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है 37,600 के कॉल के अंदर, और ऊपर के अंदर 250 रुपए का पहला टारगेट और 350 का दूसरा टारगेट। 37,600 का कॉल खरीदारी करें 50 के स्टॉप लॉस से 250 से 350 के टारगेट के लिए। ओके, तो समय है थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेने का। थोड़ा बाजार गिर गए हैं पर यहां से संभलने चाहिए। अगेन, अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 1% से कम की गिरावट निफ्टी पर है, आधे % की गिरावट बैंक निफ्टी पर है, तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। ऑफकोर्स दिन की ऊंचाई से अगर आप पॉइंट वाइज गिनेंगे तो थोड़ी ज्यादा आपको गिरावट दिखेगी, बट अब समय है निचले स्तरों पर खरीदारी करने का। यह है आपके लिए सुमित जी की राय। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपायरी का ऑप्शन साथ ही एक बेहतरीन कैश कॉल भी देने के लिए। चलिए, बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, पर एक स्टॉक जो तेजी के माहौल में है और बना हुआ है दीपक नाइट्राइट, इस पर रखें नजर। दमदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ अहम फैक्टर्स जिसकी वजह से बाजार का फोकस इस पर बना हुआ है, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, दीपक नाइट्राइट आज भी 10% की तेजी, बिल्कुल गजब की तेजी देखी गई। इस स्टॉक में 3 साल का तो रिटर्न दिखे, 963% का रिटर्न दिया इसने निवेशकों को। इसमें तो बढ़िया तेजी है। इनफैक्ट दीपांशु, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि सभी केमिकल के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक बड़ा ट्रिगर ये है कि कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण ये कि चाइना में जिस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस है, उसके चलते 25% केमिकल कंपनीज जो है अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही है। उत्पादन में करीब 25% की कटौती देखने को मिली है। इसके चलते आप देखिए जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, इसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने आपको अपडेट देकर ये भी बताया था कि इनके जो फिनॉल स्प्रेड्स हैं और एसीटोन की कीमतें हैं, इसमें एक बड़ी तेजी, बड़ा उछाल देखने को मिला। इसका तो एक बेनिफिट देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देखें तो इनका एक और खास केमिकल है जहां पर ये 60% ग्लोबल मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, वो है डायअमीनो स्टिलबीन डाइसल्फ्यूनिक एसिड, जिसको DASDA इस शॉर्ट फॉर्म को प्रोनाउंस किया जाता है। तो वहां पर जो कीमतें बढ़ी हैं, पिछले 8 से 10 दिनों में जो कीमतें हैं 50% बढ़ चुकी हैं। तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप देखें कि पिछला साल इस सेगमेंट के लिए अच्छा नहीं था, आय से केवल करीब 7% कंट्रीब्यूशन आया था, लेकिन इस बार क्योंकि मांग बहुत बढ़िया है और खासतौर पर आप देखिए पेपर से है, पेंट से है, टेक्सटाइल, इन स्पेसेस से जो DASDA की मांग आ रही है उसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिला। इसके चलते माना जा रहा है कि इस बार जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़िया होगा, ग्रोथ भी बढ़िया होगी। और दीपक नाइट्राइट ने अपने की सेगमेंट्स में कीमतें भी बढ़ाई हैं, तो यहां से मार्जिन में बढ़िया बढ़त होगी। लेकिन खास बात यह है जो दूसरी केमिकल कंपनी से दीपक नाइट्राइट को सेपरेट करती है कि काफी सारी केमिकल कंपनीज ऐसी हैं जिनकी इंपोर्ट पर निर्भरता है। वो जो कच्चा माल है वो चाइना से सोर्स करते हैं, लेकिन दीपक नाइट्राइट अगर आप देखें तो इन जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इनकी निर्भरता है नहीं चाइना पे, तो चाइना में जो क्राइसिस चल रहे हैं इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। इसके चलते हमने देखा कि स्टॉक लगातार फोकस में रहा, बढ़िया तेजी आई। और इतनी तेजी के बाद देखें तो वैल्यूएशंस अभी भी दूसरी जो केमिकल कंपनीज हैं इनकी तुलना में सस्ते हैं। इतनी तेजी के बाद भी 38 के पीए पे। ओके, तो दीपक नाइट्राइट इस पर रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी का भी व्यू है इस काउंटर पर, किरण जी का भी व्यू है, दोनों के से राय लेंगे। उससे पहले अनुराग ठाकुर साहब बात करें कैबिनेट ब्रीफिंग पर, आइए सुन लेते हैं एक बार। 985 करोड़ पे इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है,
इस बार भी उससे पहले त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज्यादा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपए लगभग इसकी उन पर व्यय होगा। ओके, तो यह है अनुराग ठाकुर साहब, रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली का जो बोनस क्लियर कर दिया गया है उस पर बात कर रहे हैं। अच्छी खबर है रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। और थोड़ी देर में पीयूष गोयल साहब भी होंगे और जो टेक्सटाइल पार्क के लिए मंजूरी दी थी उसके बारे में बात करेंगे, तो उनसे भी सुनेंगे। पर दीपक नाइट्राइट, किरण जी, इस पर आपसे भी राय लेनी है। आपसे पहले भी इस स्टॉक पर बात हुई है। 10% आज ही और इस हफ्ते ही सर बड़ा उछाल आ चुका है। अब अगले लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए? दीप, बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न है और हमने लगातार 2500 से बाय और होल्ड करने की सलाह दी है। जो ऑप्शन चेन डेटा है वही बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। मैं मानता हूं कि अभी लगभग 3000 के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए और लगभग 5-6 लाख शेयर्स है जहां पे वो अनवाइंड होते नजर आ जाएंगे। तो 3000 के आसपास मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा एक बार के लिए, क्योंकि हमने वर्टिकल रैली दी है। इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट हो सकता है। तो 3000 के आसपास के लेवल्स आते हैं कैश में, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, 2800 के आसपास रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। 3000 यहां पर आप मुनाफा वसूल सकते हैं। सिद्धार्थ जी, आप क्या राय देंगे? 3000 पर मुनाफा वसूलना चाहिए या फिर डिप का इंतजार करें खरीदने के लिए, या फिर इन लेवल्स पर भी खरीदा जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए दीपांशु, जो किरण जी की राय है वो लागू होती है। जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं उनको घबराना नहीं है, उनको बने रहना है। हम तो 200 रुपए से बोलते आ रहे हैं, आज 3000 के करीब है। बट ये स्टॉक पे अगर आप बने रहेंगे तभी मुनाफा बनेगा और आपको बने रहने की सलाह रहेगी। दीपक नाइट्राइट फिनोलिक्स बिजनेस में, फिनोलिक्स मतलब फिनोल और एसीटोन का जो एक्सपेंशन इन्होंने 2 साल पहले किया, ये ऐसा केमिकल है जो 95% भारत में इंपोर्ट किया जाता है। जो दीपक नाइट्राइट ने रास्ता दिखा दिया भारत को ये बनाने का, तो मुझे इसके साथ डासडा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दीपक नाइट्राइट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप बिल्कुल घबराइए मत। नीचे आए तो ऐड करिए स्टॉक को, घबराने की जरूरत नहीं। नीचे आए तो स्टॉक को ऐड करें। यह है आपके लिए दीपक नाइट्राइट पर राय पर।